हेलो बच्चों, तो देखो हम सेक्शन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है आपसे डिफाइन रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की क्या होती है और हाउ डज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से किस डायरेक्टली है या इन्वर्सली है, और रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं बेटा। तो हमें पता है बेटा रेजिस्टिविटी क्या होती है आपकी, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एरिया पर यूनिट लेंथ नोन एज रेजिस्टिविटी। तो क्या, ये तो पहले फॉर्मूला लिखना, फिर डेफिनेशन लिखना इसकी कि द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया पर यूनिट लेंथ नोन एज रेजिस्टिविटी। बेटा रो बोलते इसको, ठीक है। फिर यूनिट लिखना बेटा, यूनिट लिखना इसकी ओम्स मीटर। फिर हमें पता है बेटा जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है, वैसे डिडक्शन ओम्स लॉ डिडक्ट करने के बाद वो होता है एम एन ई स्क्वेयर टाउ, रिडक्शन बाई ओम्स लॉ में। तो रेजिस्टिविटी पहला पूछा है एन की क्या होती है बेटा, इनवर्स में। क्या होती है? इनवर्स में। ये तो भाई इनवर्सली में होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो होता है, वो भी इनवर्सली में होता है भाई। क्या होता है? इनवर्सली में। एक तो डेफिनेशन पूछी है, यूनिट हो गया, और ये इनवर्सली में या डायरेक्टली में ये पूछा था इन्होंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का 17। अब 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा चॉइस दी है, पहला ए कराते हैं, फिर और वाला भी करवाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे कि दो वेव है बेटा जिनका एम्पलीट्यूड सेम है ओमेगा बी। ठीक है, और दो कोरेंट सोर्सेज है जो आपस के अंदर सुपरपोज कर रहे हैं, मान लिया किसी पॉइंट पे। फेज डिफरेंस क्या लेना है दो वेव का? फाई। तो इंटेंसिटी निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है? इंटेंसिटी, रिजल्टेंट। तो बेटा देखो हमें पता है जो फर्स्ट वेव है, जैसे मान लो हमने ये वेव माननी है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो ए इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। ओरिजिन से ऊपर की तरफ करना बेटा, सेम एम्पलीट्यूड है ना, क्योंकि ये तो साइन का होता है, ये कोस का होता है। ठीक है, तो ऊपर से बनाना है इसको ऐसे, ये एम्पलीट्यूड मान लेंगे ऊपर से। और जो y2 क्या होगा बेटा, ए कोस ओमेगा टी, और क्या ऐड कर दिया इसमें? फेज डिफरेंस फाई। ठीक है, क्योंकि ये तो y1 हो गया और ये क्या है आपका y2। एम्पलीट्यूड सेम, ये फाई और ये y2 डिस्प्लेसमेंट। अब इसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। कोई पूछे सर ऐड क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में, ठीक है, दो वेव ऊपर की तरफ होती है करस्ट में, तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऐड करो, y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये बेटा ब्रैकेट में ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये तो ए इसी के साथ है। अब बेटा हमें पता है मैथ के अंदर आइडेंटिटी लगेगी कोस ए जमा बी की, कोस ए जमा बी की। तो पहले इसको लिखते हैं, इसको तो सेम एज लिखो, ए कोस ओमेगा टी प्लस ए, ये तो सेम एज इसका होता है कोस ए कोस बी। याद रखना, कोस ए कोस बी माइनस, ये ए तो साथ साथ रखना, साइन ए साइन बी, मतलब पहले कोस फिर साइन हटा। ठीक है, बिल्कुल इजी सी आइडेंटिटी है। तो y इज इक्वल टू बेटा, एक काम करो यार, ए कोस ओमेगा टी को कॉमन ले लो, ए कोस ओमेगा टी को कॉमन, रह क्या गया? 1 प्लस कोस फाई, और ये सेम एज ए साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई में साइन फाई। ठीक है, अब देखो, अब है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है। देखो क्वेश्चन तो आए गया आपके सामने। अब यहाँ देखना बेटा, अब वेक्टर आएगा, वेक्टर। देखो वेक्टर में क्या होता है, जैसे आपका जो ये वाला है कंप्लीट ए के साथ, जो आपका ए 1 प्लस कोस फाई है, वो हम इक्वल रख रहे आर वेक्टर के। चाहे देखो रिजल्टेंट वेक्टर 11वीं क्लास में बेसिक मैथ के अंदर, अगर आपके दो वेक्टर हो, जैसे आर ये है रिजल्टेंट वेक्टर ए जमा बी,
अगर आपके पास दो वेक्टर का जोड़ रिजल्टेंट के बराबर है तो भी, अगर आपके पास बाई चांस एक वेक्टर है ही नहीं तो भी ये वाला वेक्टर इसके बराबर आएगा। मतलब चाहे दो वेक्टर हो चाहे तीन वेक्टर हो, ठीक है। तो जो आपका a इंटू वन प्लस कोस फाई इक्वल रख दिया हमने वन कोस थीटा के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहने का मतलब बेटा ये वेक्टर है, चाहे ए हो चाहे बी हो, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरे वाला है ये वाला ए साइन फाई, ए साइन फाई वो आर साइन थीटा के बराबर इक्वल रख लो। अब कई बच्चे कहते हैं सर अगर आपने इसकी जगह पे आर लिया है तो दूसरी जगह पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का साइन फंक्शन है। बेटा वेक्टर में चाहे ए हो चाहे वेक्टर ए हो चाहे आपका बी वेक्टर हो, हम क्या लेके चल रहे हैं आर। कोस फाई हो तो थीटा रखो, साइन है तो साइन फाई है तो साइन थीटा रखो, ठीक है। ये है तो इक्वेशन नंबर, इन दोनों को ऐड करके स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, बाई स्क्वेयरिंग मतलब इनका स्क्वेयरिंग कर रहे हैं एंड एडिंग मतलब जोड़ भी रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से वी गेट इन दोनों का आर का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो एक हो गया, ये आर का स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बेटा वन ले लिया, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए प्लस ए कोस फाई का स्क्वायर प्लस ए साइन फाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर खोलते हैं, देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट ड्राइव है बेटा। तो ये तो आर का स्क्वायर ही, खोलो इसका ए का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस फाई, टू तो ये हो गया ए और बी स्क्वायर कर दिया कोस फाई, ठीक है बेटा, प्लस ए का स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो आर का स्क्वायर ये वाला साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई ए हो गया, ए का स्क्वायर ये भी कॉमन ले लिया, टू ए का स्क्वायर कोस फाई बेटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, दो ए का स्क्वायर कॉमन, वन प्लस कोस फाई और मैथ में बेटा हमने ये पढ़ लिया वन प्लस कोस फाई किसके बराबर होता है, टू कोस स्क्वायर फाई बाई टू। मैथ में बेसिक मैथ में टू टू जा फोर, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई बाई टू, ठीक है। और रिजल्टेंट हमें पता है बेटा इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होता है या रिजल्टेंट। तो इंटेंसिटी क्या होगी, फोर ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव बाई टू, ये आपका प्रॉपर आंसर है बेटा इंटेंसिटी, ठीक है। बिल्कुल इजी मोड पे समझाया मैंने, बिल्कुल इजी से, ये है बिल्कुल पूरा ड्राइव बेटा, ठीक है। और काफ़ी बोर्डों में ये बेटा ये भी पूछ लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव बताओ इसी में, तो वो भी बता देता हूँ, वो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बेटा, वो पूछा नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ कि पहला तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमें पता है इंटेंसिटी जो कोस फाइव बाई टू है बेटा, वो प्लस माइनस किसके बराबर आएगा, वन, क्योंकि मैक्सिमम कोस जीरो पे वन होता है ना, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं मैथ में, फाइव बाई टू इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है ना, एन पाई ये ले लिया, फाइव बाई टू कोस इस तरह भेज दिया, तो फाइव की वैल्यू क्या होगी बेटा, टू पाई एन मतलब फेज डिफरेंस टू पाई एन होता है। और दूसरा डिस्ट्रक्टिव में बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो आपका कोस फाइव बाई टू मिनिमम इंटेंसिटी कितने वो होती है, कोस 90 पे जीरो होता है, ठीक है। तो फाइव बाई टू बराबर किसके रखेंगे, दो एन प्लस वन पाई बाई टू के, तो फाइव की वैल्यू क्या होगी, दो एन प्लस वन मल्टीप्लाई पाई, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके देखना बेटा। अब इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं, और वाला भी करा देता हूँ बेटा। क्या इफेक्ट होगा इंटरफेरेंस पैटर्न में वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में जब सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोज टू द प्लेन ऑफ द स्लिट। कहने का मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें अगर कोई भी सोर्स स्लिट अगर बिल्कुल प्लेन स्लिट के पास आ रही है तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट होगा। बेटा देखो पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा है अगर कोई भी जो ये वाली सोर्स स्लिट अगर
प्लेन स्लिट के बिल्कुल पास होता है, चाहे चाहे दूर हो चाहे बेटा पास हो, तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न होती है बेटा वो फॉर्म्ड नहीं होती, मतलब डिसअपियर होने लग जाती है, चाहे पास हो चाहे दूर हो। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी सा आंसर लिख के आना है आपको कि इंटरफेरेंस पैटर्न इज नॉट फॉर्म्ड, बेटा फॉर्म्ड नहीं होती है। या आप ये भी लिख सकते हो बेटा कि इंटरफेरेंस जो, या इंटरफेरेंस जो फ्रिंजेस होगी, इंटरफेरेंस जो फ्रिंजेस होती है, फ्रिंजेस, ठीक है, इज डिसअपियर, मतलब गायब होने लग जाएगी बेटा, चाहे दूर आई चाहे पास आई। दो क्वेश्चन सिखाए मैंने इसमें बेटा, चाहे जो सोर्स स्लिट है चाहे वो पास आई क्लोज आई चाहे दूर आई, दोनों पे डिसअपियर होगी, ठीक है। और बी पार्ट में क्या कह रहा है, अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फ्रिंज का फॉर्मूला क्या था, फ्रिंज विड्थ का, लैम्बडा डी बाई डी, ये वेवलेंथ होती है, ये स्क्रीन, ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्लेट के बीच की दूरी, मतलब इसको बढ़ा दिया तो फ्रिंज क्या होगी, डिक्रीज। तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, बेटा क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है, ये है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है एग्जाम के अंदर, कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे कहता है वैसे करो, मान लिया भाई कॉन्वेक्स लेंस, इसका अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5 तो है, वो बाहर एयर में रख दिया, और इसकी फोकल लेंथ एयर वाले की कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो इस पे लेंस फॉर्मूला लगाओ यहाँ तक बस, तो 1 बटे फोकल लेंथ ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, एयर तो एक हो गया -1, मीडियम बेटा एयर है नीचे, सही है ना, एयर तो एक रख लेंगे, 1/R1 -1/R2, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, एयर की कितनी है बेटा 15, फोकल लेंथ, डिफरेंट लेंस की कितनी है 1.52 -1, एयर की एक रखी है बेटा, एक सही है, इनकी नहीं थी तो रहने देना, 1R1 -R2, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव की फोकल लेंथ आएगी, ध्यान रखना बेटा। अब कह रहा है कि फोकल लेंथ निकालनी है, वो लेंस लिक्विड में डाल दिया, मतलब जो नेक्स्ट जो लेंस है बेटा वो लिक्विड में पानी में डाल दिया, तो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, किस में डाल दिया, वाटर के अंदर, तो बेटा ये तो लेंस का सेम ही रहेगा 1.5 तो, लेकिन जो वो है ना ये मीडियम वो लिक्विड है, लिक्विड मतलब कौन सा, वाटर, वाटर का कितना होता है, दे रखा है इसने भाई 1.65, ठीक है, तो उसका नेचर भी बताना है। तो फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1, 1/R1 -1/R2। तो अब वैल्यू पुट करो इसकी, ये गिवन तो है ही बेटा, देखो सोल्व कर देते हैं हम इसको। तो फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड नहीं पता, लेंस का कितना है 1.52, और मीडियम का 1 इसमें दे रखा है बेटा 65 -1, मीडियम की जगह पे लिक्विड है, ध्यान रखना यहाँ पे, ये नहीं है बेटा R1 -R2, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, ये निकली आएगी, ठीक है। तो डिवाइडिंग फर्स्ट सेकंड, पहले को दूसरे से भाग करने पर वी गेट, तो बेटा ये ऊपर चला जाएगा, F लिक्विड 15, 1.5 तो -1, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, अपॉन में 1.52 1.65 -1, तो फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो माइनस की 99 सेंटीमीटर आएगी बेटा, निकाल के देखना, मैंने निकाल ली रफ कॉपी में, ठीक है। तो ये कौन सा लेंस होगा बेटा, वो कॉन्वेक्स है, लेकिन नेगेटिव आ रही है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा वो, डाइवर्जिंग लेंस की तरह, मतलब कनकेव लेंस, कौन सा, कनकेव लेंस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, एक कार्बन का आइसोटोप है 6 कार्बन के 12, जिसका कार्बन का मास ऑफ न्यूक्लियस इतना है 12, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, प्रोटॉन दे दिया न्यूट्रॉन दे दिया। तो बेटा देखो हमें पता है खाली बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई में
931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, ZMP, मतलब एटॉमिक नंबर लेना एलिमेंट के, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ये न्यूट्रॉन की संख्या और मास के न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस और कितना एनर्जी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जेड, एटॉमिक नंबर कितना है भाई कार्बन के 6, मास प्रोटॉन का, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास कितना होता है, जैसे 6 कार्बन की 12 है तो 12 माइनस 6, न्यूट्रॉन का मास 1.00865 माइनस न्यूक्लियस का मास पूरा 12 बेटा, ठीक है, और एनर्जी कितनी है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा इसको पूरा कैलकुलेट एक्यूरेट करना, क्या करना, 6 की 1.007825 प्लस 6 1.008665, सॉरी माइनस, बेटा माइनस भी रह रहा है अभी 12, ब्रैकेट बंद करो, ठीक है, और मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो लगभग बेटा इसका जो कैलकुलेट करोगे आप, लगभग आएगा 92.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। ठीक है, मैंने पहले से सोल्व कर रखे हैं, इतना आएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कि हाउ डज द एनर्जी गैप ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, मतलब कि बेटा एनर्जी गैप बनाना है एक तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी जो एन टाइप हो या पी टाइप हो। देखो जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, पेंटा का मतलब जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, एग्जाम्पल बताया था मैंने, जिसे 5 किसके उसके होते हैं, नाना पार्टिकल ऐसा और ये सब बीमार। ट्राईवैलेंट आलू गाजर इन थैला के हिसाब से, ठीक है ना। तो यार ट्राईवैलेंट कौन सा होगा बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये तो कौन सा है, और बी कौन सा होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन डायग्राम बनाना है बेटा, तो हमें पता है ऊपर का एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड के ऊपर का कंडक्शन बैंड, नीचे का क्या होता है वैलेंस बैंड। तो पी टाइप में तो होल ज़्यादा होते हैं भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, क्या होते हैं होल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो किस में होल ज़्यादा, किस में होते हैं बेटा, इसमें होते हैं बेटा। तो एनर्जी लेवल जो डायग्राम होगा जस्ट वो ऊपर की तरफ होगा ऐसे, और इसमें पता है आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं देन नंबर ऑफ़ होल से। तो ये तो आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नीचे की तरफ एनर्जी लेवल डायग्राम डाउनवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, ये डाउनवर्ड और वो अपवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, ये